नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। एचटेट पेपर की सीरीज़ में जो कॉमन सब्जेक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश को, और ये इंग्लिश की 4th वीडियो है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, डांसिंग इज़ हर हॉबी। डांसिंग उसकी हॉबी है। तो डांसिंग यहाँ पे कैसे यूज़ हुआ है? फर्स्ट फॉर्म आईएनजी की तरह यूज़ हुआ है। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रही है तभी वर्ब की तरह बिहेव करती है, अदरवाइज ये दो तरीके से और बिहेव करती है, एक नाउन के तरीके से और एक एडजेक्टिव के तरीके से। अब ये देखिए, ये क्या किसी की विशेषता बता रही है डांसिंग? नहीं, यहाँ पे डांसिंग के बाद क्या आई हुई है? ईज आया हुआ है, और ईज हमारे पास एक वर्ब होती है। तो वर्ब से पहले या तो कोई नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है। तो डांसिंग प्रोनाउन तो है नहीं, किसी की जगह यूज़ नहीं हुआ है, ये खुद एक नाउन है। तो जब डांसिंग नाउन की तरह यूज़ हुआ है तो हमारे पास ये जेरेंड होता है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर नाउन की तरह यूज़ हो तो वो क्या होता है? जेरेंड होता है, और अगर एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो तो वो पार्टिसिपल होता है। तो ये एडजेक्टिव नहीं, ये क्या था? नाउन था। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जेरेंड। नेक्स्ट देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द ब्लैंक। हमें मॉडल यूज़ करना है। शी डैश स्विम फॉर आवर्स एट द एज ऑफ 8। वह 8 की एज में, जब वह 8 साल की थी तब वह अच्छे से स्विम कर सकती थी, तैर सकती थी। अब एक चीज़ हमने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में भी, और उस वीडियो से और इस वीडियो से जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, एक आइडिया तो आप बहुत अच्छे से लगा सकते हो कि अभी जो हमने मॉडल हम जो डिस्कस कर रहे हैं, तो मॉडल ये लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल से सेम सा ही क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, मैं आपको प्रीवियस पेपर करवा रही हूँ एचटेट के, और उसमें देखो लास्ट में भी हमारे पास क्या हुआ था, यही सेम क्वेश्चन रिपीट सा हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा कहने का तरीका बदल जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम आ गया ना। ठीक है, तो इसीलिए बोलती हूँ आपको कि प्रीवियस क्वेश्चन से आप क्या करो, अपना आइडिया लो कि कौन सा जो है टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसकी आप डिटेल स्टडी कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि एबिलिटी है कि वो 8 साल की एज में क्या कर सकती थी? स्विम कर सकती थी। तो अगर हमारे पास प्रेजेंट की एबिलिटी होती है, क्या होती है? प्रेजेंट की एबिलिटी होती है तो हम कैन यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास पास्ट की एबिलिटी होती है तो हम कुड यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन में कैन का ऑप्शन चला गया। मे और माइट तो पॉसिबिलिटीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो कुड हमारे पास पास्ट एबिलिटी के लिए आ जाएगा। तो शी कुड स्विम 4 आवर्स एट द एज ऑफ 8। अब देखिए, जो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जेरेंड का, ये भी क्वेश्चन हमारी लास्ट वीडियो में आया हुआ था, ये अभी भी रिपीट हो रहा है। तो आपका जेरेंड यानी कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, देखो अगर आपने इसका टॉपिक फाइंड आउट करना है ना, तो आप इसको नॉन फाइनाइट से सर्च करना मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और साथ में जो जेरेंड है वो भी अलग से वीडियो पे बनाए हुए हैं, पार्टिसिपल्स भी बनाए हुए हैं, और साथ में टू इन्फिनेटिव्स जो हैं वो भी देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द गर्ल हु इज़ वियरिंग अ रेड रिबन इज़ माई सिस्टर। अब देखो, अगर मैं क्या करती हूँ कि जो अंडरलाइन वर्ड है ना, इसको कहा है इसने कि भी आप इसको बताओ ये क्या है। अगर मैं क्या करूँ, इस अंडरलाइन पूरे फ्रेज को, क्लोज को मैंने क्या कर दिया, छुपा लिया। तो द गर्ल इज़ माई सिस्टर, तो अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट है ना। तो अब हमारे पास ये नाउन तो है नहीं, तो अब क्या करेंगे हम, इसको जो ये हमारे पास अंडरलाइंड है इसको हम देखेंगे कि ये क्या विशेषता बता रहा है। द गर्ल, गर्ल की विशेषता बता रहा है ना, कि वो लड़की जिसने रेड रिबन पहना हुआ था। किसी वर्ब की विशेषता नहीं बता रहा, किसी एडजेक्टिव की विशेषता नहीं बता रहा, किसी एडवर्ब की विशेषता नहीं बता रहा। देखो, एडवर्ब जो होते हैं वो 3 तरीके की विशेषता बता सकता है। किसी एडजेक्टिव की बता सकता है, ठीक है, किसी एडवर्ब खुद की भी बता सकता है, और किसी वर्ब की तो ये बताता ही है। तो इन तीनों ही चीज़, ये तीनों ही चीज़ें हमें यहाँ नहीं मिली। हमें क्या मिला? एक गर्ल। गर्ल क्या था? एक नाउन था। तो नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, विशेषण होते हैं। तो क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव क्लोज हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो लड़की जो रेड रिबन पहने हुई थी। नेक्स्ट देखिए, 4th क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। हमें इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। ही सेड टू हर, सेड टू चेंज होता है टोल्ड में, तो टोल्ड, टोल्ड। अब यहाँ पे टोल्ड टू है, यहाँ सेड टू है, तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए ना हमारे पास, क्योंकि सेड टू पूरा टोल्ड में चेंज होता है। ठीक है, ना कि टोल्ड टू में चेंज होता है। तो सेड टू था, वो तो होना ही नहीं था, इसलिए कट कर दिया हमने। और टोल्ड टू जो है वो टू लिए हुए है, तो भी कट कर दिया हमने। ऑप्शन बच गए 2। अब देखिए, हर तो हर ही रहेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा दैट में चेंज कर दिया, क्लियर है। अब एक और रूल मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगी।
कि ये जो यू आया हुआ है इसके अंदर, यू हमारा चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, हर। देखिए 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, ठीक है, और सेकंड पर्सन में यू आ जाएगा, और थर्ड पर्सन में क्या आते हैं, ही, शी एंड दे, ठीक है, इट भी आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास चेंज होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन जो होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, इसलिए हम इसको सन फॉर्मूला भी कह देते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन सन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। तो इसमें अब हमारे पास क्या हुआ, यू सेकंड पर्सन था ना, देखिए यहाँ पे सेकंड पर्सन था, तो सेकंड पर्सन चेंज होगा हर के अकॉर्डिंग, ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो यू। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक और चीज़ बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रही हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दूंगी कि यू, योर, यू, ये इसकी पूरी फॉर्म हो गई, और शी, हर, ये हो गया। तो जब यू ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है तो हर का फर्स्ट नंबर क्या है, शी है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे शी बना देंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि इज़-एम-आर जो होता है वो किस में चेंज होता है, वॉज वर में चेंज होता है, यानी कि जितने भी प्रेजेंट होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, पास्ट में चेंज हो जाते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में तो ईज का ईज ही रह गया, तो इसका ऑप्शन कट हो गया, हमारे पास ऑप्शन क्या बच गया, सेकेंड बच गया। ही टोल्ड हर दैट शी वॉज अ वेरी रीजनेबल पर्सन। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, आपको प्रेपोजिशन फिल करनी है। ही लॉस्ट ऑल हिज प्रॉपर्टी, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी गंवा दी बिकॉज ऑफ हिज एडिक्शन डैश ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग शराब पीना, गैम्बलिंग जुआ खेलना। देखिए जो एडिक्शन वर्ड है ना उसके साथ हम टू यूज़ करते हैं, रटा मार लो, मग अप योर सेल्फ, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास टू इसका आंसर आ जाएगा, ना कि विद, ना इन, ना ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि कई बार मैं आपको बोल देती हूँ ये चीज़ें कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो रट्टे भी मारनी पड़ती हैं, हर चीज़ जो होती है कॉन्सेप्ट से क्या पता ना भी समझी जाए, ठीक है। बिजनेस फॉल्स ऑफ ड्यूरिंग समर मंथ्स, अब इसमें फॉल्स ऑफ जो है एक अंडरलाइन फ्रेज है, हमें बताना है इसका मीनिंग क्या होगा। देखिए फॉल्स ऑफ का मतलब क्या होता है, नीचे गिर जाना, कोई चीज़ कम हो जाना, ठीक है, कम होना, तो आपको उसी के तरीके से आपका मीनिंग निकालना है। डिक्लाइन, टू डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, कम होना होता है, ठीक है, गिर जाना होता है। ग्रो का मतलब बढ़ना, तरक्की करना, इंक्रीज का मतलब भी बढ़ना, तरक्की करना। डिसअपियर मतलब कि गुम हो जाना, दिखाई ना देना। तो अब ये तो हमारे पास वर्ड हुआ नहीं, दिखाई ना देना, अब उसमें दिखाई ना देना, बिजनेस दिखाई नहीं दे रहा था, नहीं ऐसा नहीं है, बढ़ नहीं रहा था, ये भी नहीं आएगा कि कम, अब इसका जो मीनिंग आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, टू डिक्लाइन, वो कम हो रहा था, ठीक है। तो बिजनेस फॉल्स ऑफ, बिजनेस घट गया ड्यूरिंग समर मंथ्स, घट जाता है किसके दौरान, समर मंथ्स के दौरान, ठीक है, तो इसलिए टू डिक्लाइन इज द करेक्ट आंसर फॉर द फ्रेजल फॉल्स ऑफ। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, अब इसमें से अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें ढूंढना है। आई पेड द बिल, मैंने बिल पे किया, बट द कैशियर डिड नॉट गिव द डैश, लेकिन कैशियर ने डैश नहीं दिया। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। रिसीट, इसको रिसिप्ट नहीं बोलेंगे, पी साइलेंट होता है, क्या बोलेंगे, रिसीट। रिसीव वर्ब है, यहाँ पे देखिए द आया हुआ है, डिड नॉट गिव, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गई, गिव हमारे पास वर्ब हो गई, तो उसके बाद क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो रिसीट हमारे पास एक नाउन है, जा सकता है, लेकिन ऑप्शन हमें चारों देखने हैं, जब तक 4 ऑप्शन नहीं देखते तब तक आंसर मत किया करो, ठीक है। रिसीव वर्ब है, ठीक है, रिसीविंग भी वर्ब है और रिसीव्ड भी वर्ब है, तो वर्ब तो आ नहीं सकती है, इसलिए हमारे पास रिसीट जो होगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शी कुड नॉट फिगर आउट द थीम ऑफ द प्ले क्लियरली, इसमें फिगर आउट जो है अंडरलाइन फ्रेज है, इसका मीनिंग हमें बताना है। फिगर आउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड, यानी कि वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाई, जो प्ले की थीम थी उसको अच्छे से समझ नहीं पाई। तो कॉम्प्रीहेंड का मतलब भी क्या होता है, अंडरस्टैंड होता है। एग्जामिन का मतलब तो क्या होता है, जांच करना, वो रिसीट उसकी थीम की जांच थोड़ी ना कर रही थी, इंजॉय भी नहीं कर रही थी, ड्रॉ भी नहीं कर रही थी, वो क्या कर रही थी, समझ नहीं पा रही थी। तो कॉम्प्रीहेंड हम इसका मीनिंग ढूंढेंगे फिगर आउट के लिए। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट
ऑप्शन। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन हमें ढूंढना है इनके लिए। आशा एंड आई डैश ऑन MG रोड व्हेन वी सो एन ओल्ड मैन वॉकिंग स्लोली। जब हमने एक बूढ़े आदमी को धीरे धीरे चलते देखा तब हम क्या कर रहे थे, मीन्स द वर्क वॉज अंडर प्रोसेस, जो काम था वो चल रहा था। तो जो चल रहा था कंटिन्यूटी में होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, कंटिन्यूस टेंस यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है देखिए, सो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जाएगा तो ये पास्ट के साथ, तो वर शॉपिंग इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। हैव बिन शॉपिंग प्रेजेंट में है, नहीं जाएगा। शॉपिंग में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नहीं जाएगा। और हैड बिन शॉपिंग हमें टाइम पीरियड नहीं बता रही कि कब से कर रहे थे, तो हम इसको भी लेकर के नहीं चलेंगे। तो हम ले लेंगे आशा एंड आई वर शॉपिंग ऑन MG रोड व्हेन वी सो एन ओल्ड मैन वॉकिंग स्लोली। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन फॉर द सेंटेंस गिवन। अब आपको इसमें से पैसिव बनाना है एक्टिव का। मिसिस शर्मा नोज मी, मिसिस शर्मा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। नोज क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आया हुआ है, और मी जो है वो क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो पैसिव और एक्टिव हम करते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। तो मी का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, तो सब में आई है, ठीक है। देन नोज, नोज हमारे पास क्या है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है, तो किसकी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, इज एम आर की पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। मैं बार बार बताती हूँ कि एक्टिव पैसिव जब सोल्व करते हैं तो टेंस चेंज नहीं होता, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, पास्ट है तो पास्ट रहेगा। तो इज एम आर में से हमें इज एम आर में से लेना है एम, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, ठीक है। तो एम की पॉसिबिलिटी फर्स्ट ऑप्शन में थी या फिर थर्ड ऑप्शन पे है, लेकिन फोर्थ में और सेकंड में नहीं है, तो ये कट हो गए हमारे, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फॉर्म की थर्ड फॉर्म बना देते हैं, जो भी फॉर्म यहाँ पे होती है उसकी थर्ड फॉर्म बनानी है। नॉन हमारे पास थर्ड फॉर्म हो गई, करेक्ट करेक्ट। लेकिन जो नॉन होता है ना, नो के साथ हम पैसिव बनाते टाइम टू प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, ना कि बाय। बाय प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होगी, कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ होगी, टू होगी। तो इसलिए हमारे पास फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, सेकेंड वाला थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई एम नोन टू मिसिज शर्मा। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड और फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ऐसा बंदा या ऐसा कोई भी जो क्या हो, जो हर जगह प्रेजेंट हो, ठीक है, एवरीवेयर। तो देखिए मीनिंग हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं। ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट का मतलब होता है वन हु इज द मोस्ट पावरफुल, यानी कि जो सर्वशक्तिमान होता है। कौन होता है, भगवान होते हैं, ठीक है। तो सर्वशक्तिमान ओमनीपोटेंट हो गया। भगवान कहिए, अल्लाह कहिए, क्रिस्ट कहिए, तो वो सब उसी चीज़ में आ गई ना, क्योंकि भगवान तो हमारे एक ही हैं, बस धर्म के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग नाम दे दिया गया है। तो ओमनीपोटेंट में हमारे क्या आएगा, सर्वशक्तिमान, लेकिन इसने पूछा है प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट का मतलब होता है हु नोज एवरीथिंग, ठीक है, हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, तो वो कौन होता है, वो तो सर्वज्ञ होता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ओमनी प्रेजेंट, यस, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो क्या हो, हर जगह प्रेजेंट होता है, कण कण में विद्यमान है, वो कौन है, हमारा ईश्वर। और ओमनिशन जो है वो करेक्ट वर्ड ही नहीं है, ये इनकरेक्ट वर्ड है, तो ये ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गया। तो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलिए, चूज अ सुइटेबल कनेक्टर फॉर द ब्लैंक फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। माई फादर बर्नट हिज हैंड, मेरे फादर ने अपना हाथ जला लिया, डैश ही वॉज लाइटिंग अ कैंडल, जब वो एक कैंडल जला रहे थे। बट परंतु वो कैंडल जला रहे थे, नहीं, वाइल, जब वो कैंडल जला रहे थे, तो वाइल आंसर हो सकता है। बिकॉज, क्योंकि वे कैंडल जला रहे थे, नहीं, सिंस, जब से वो कैंडल जला रहे थे, नहीं, तो इसलिए हमारे पास वाइल क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, महाराणा प्रताप फोर्ट ब्रेवली एंड वन द वॉर। द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस हैज़ बीन यूज एज, और अंडरलाइन क्या है, ब्रेवली। फोर्ट होती है वर्ब, ठीक है, यानी कि वो लड़े, कैसे लड़े, अगर मैनर की बात आ रही है, कैसे लड़े, तो वो हमारे पास वो वर्ब क्या हो जाती है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वो हो जाता है एडवर्ब, ठीक है। कैसे लड़े, ब्रेवली लड़े, तो हमारे पास सी क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया एडवर्ब।
नेक्स्ट देखिए, एग्रीमेंट इज अ नाउन विद मेंट एज अ सफिक्स। एग्रीमेंट एक नाउन है जिसमें मेंट क्या किया गया है, सफिक्स की तरह यूज किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बिकम अ नाउन इफ वी ऐड द सफिक्स मेंट टू इट। अब ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चार ऑप्शंस में से इसने ये कहा है कि किसके साथ अगर हम मेंट लगाते हैं तो वो नाउन बन जाएगा। अब ये सारी क्या हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, कोई एडजेक्टिव है, कोई वर्ब है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि मेंट लगाने के बाद क्या बने, नाउन बन जाए। तो देखिए कलर, कलर हमारे पास जो है एक ऐसा वर्ड है जो किसी के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसमें विच कलर इट इज़, तो ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ हो सकता है, नाउन की तरह भी। तो क्या कलरमेंट कुछ होता है, नहीं होता। करेक्ट, करेक्ट के साथ अगर हम मेंट लगाएंगे तो क्या होगा, करेक्टमेंट होगा, नहीं। हम करेक्शन करते हैं तो करेक्शन में तो आई ओ एन लगेगा ना सफिक्स, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक्सटोर्ट, एक्सटोर्ट का मतलब होता है ज़बरदस्ती वसूली करना किसी चीज़ की, ठीक है, तो ज़बरदस्ती वसूली करना तो एक्सटोर्शन होता है वो, ठीक है। तो ये भी क्या लगेगा, आई ओ एन लगाएगा। तो रह गया हमारे पास क्या, अम्यूज़, और अम्यूज़ का मतलब क्या होता है, मन बहलाना, और ये अम्यूज़मेंट हमारे पास क्या बन जाएगा, एक नाउन बन जाएगा। चलिए जी, बहुत अच्छे से हमने ये वीडियो पूरा किया है कि चूज़ द वर्ड विच इज़ स्पेल्ड करेक्टली। आप इनमें से कोई एक वर्ड चूज़ कीजिए जिसकी स्पेलिंग क्या हो, करेक्ट हो। जैसे कि इसने लिखा हुआ है, और मेरे ख्याल से ये एज इट इज़ रिपीट हो गया एस्टेट एस्टेट में ही। बाकी के तो आप सोच भी नहीं सकते कि अगर आप सारे इंग्लिश पेपर्स कर लेंगे ना HSSC के, तो कितना फ़ायदा हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो कमेटी, 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 तो कौन सा इसका करेक्ट आएगा, COMMI इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। और बहुत ही जल्द हम अदर सब्जेक्ट्स पे वीडियो स्टार्ट करेंगे। डोंट गेट पैनिक की हम 3 सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, एक हमारा बिल्कुल टच नहीं हुआ है। डोंट वरी, आपके एग्ज़ाम होने से पहले उन सब्जेक्ट्स को टच भी करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे। तो बने रहिएगा मधु की पाठशाला के साथ। थैंक यू वेरी मच।